नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी तीसरे दिन की क्लास है और आज हम सीखने वाले हैं गेट के तीसरे और चौथे नियम, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से अंग्रेजी के वाक्य बनाना सीख जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अंग्रेजी के बड़े-बड़े वाक्य को भी आसानी से बना पाएंगे। अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि कृष्णा इंग्लिश एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज आपका तीसरा दिन भी है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सिखा दूँगा किसी भी हालत में। पिछले वीडियो में आपने सीखा था गेट का पहला और दूसरा नियम, और इस भाग में हम सबसे पहले सीखेंगे गेट का तीसरा और चौथा नियम, और उसके बाद इसी वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसा जबरदस्त नियम जो अंग्रेजी के बड़े-बड़े वाक्यों को आसान बना देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे गेट का तीसरा नियम। गेट का तीसरा नियम है कि अगर गेट का तीसरा नियम है कि अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट, गोट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है, गेट, गोट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है, तो हमेशा उस वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाई जाएगी। तो आइए कुछ वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम गेट की फॉर्म देखते हैं कि गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होगी, सेकंड फॉर्म गोट होगी, थर्ड फॉर्म भी गोट होगी, फोर्थ फॉर्म गेटिंग होगी। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें गेट के साथ आईएनजी लगा है, तो ये चौथी फॉर्म गेटिंग हो गया। और पांचवी फॉर्म टू गेट, क्योंकि टू गेट क्यों लगा, क्योंकि टू गेट को होना बोलते हैं, तो क्योंकि इसमें ना हो शब्द में ना शब्द लगा है, तो उसके वजह से टू गेट बना रहा है पांचवी फॉर्म। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इस हिंदी वाक्य के बीच में हो शब्द आता है। देखो जानते कि मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इस हिंदी वाक्य के बीच में हो शब्द आता है, तो इसका सूत्र अंग्रेजी वाक्य में इसका सूत्र है, इस वाक्य का सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे इस सूत्र के अनुसार। अब अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सूत्र यहाँ कैसे आया, तो ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसानी से। ये अभी सिर्फ गेट के नियम पर ध्यान दीजिए। तो गेट को पहला नियम यह कहता है कि वाक्य के बीच में हो शब्द आए तो टू गेट, और गेट का दूसरा नियम यह कहता है कि अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जगह गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। तो अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जगह
गेट की भी वही फ्रॉम लगाएंगे। तो वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले, मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आइए कि गेट का तीसरा नियम क्या कहता है। गेट का तीसरा नियम यह बताता है कि अगर किसी वाक्य में गेट, गोट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाएंगे। तो एग्जाम्पल है, जैसे मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ तो आई गेट कंफ्यूज डेली। इसमें कंफ्यूज वर्ब तो है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी कंफ्यूज, क्योंकि कंफ्यूज में ईडी लग रहा है तो कंफ्यूज होगा। अगर गलती से भी आपने यहाँ कंफ्यूज कर दिया, जैसे इसमें ईडी लास्ट में ईडी हटा दिया तो कंफ्यूज कर दिया, तो यह वर्ड गलत हो जाएगा। जैसे आई गेट कंफ्यूज डेली, तो इसमें गेट क्यों लगाया, क्योंकि इस हिंदी वाक्य में हो शब्द था इसलिए। और कंफ्यूज क्यों आया, क्योंकि यहाँ था वर्ब की तीसरी फॉर्म। क्या था? वर्ब की तीसरी फॉर्म। अभी हमने गेट का यूज किया है, अब हम गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाएंगे। आइए एक और वाक्य बनाते हैं। जैसे वह आज रिटायर हो गया। जैसे वह आज रिटायर हो गया, इसमें हो शब्द आया तो गेट लगेगा। तो इस वाक्य का अंग्रेजी सूत्र है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र के अनुसार इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाएगी। अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इस वाक्य में यहाँ यह सूत्र कैसे आया। तो ये मैं आपको यह तरीका आगे वीडियो में और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आइए वाक्य बनाते हैं। जैसे वह आज रिटायर हो गया, तो अंग्रेजी में इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में अंग्रेजी में इसका वाक्य बनेगा ही गोट रिटायर टुडे, क्योंकि यहाँ रिटायर भी वर्ब होगी। तो इसमें इस वाक्य में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। अगर गलती से आपने यहाँ रिटायर्ड के स्थान पर रिटायर लगा दिया तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। तो आइए एक और वाक्य लेते हैं कि तुम रिजेक्ट हो चुके हो। यहाँ पर वाक्य के बीच में हो शब्द आया है तो गेट जरूर लगाया जाएगा। इस वाक्य में अंग्रेजी सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब यानी कि मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पर गेट की तीसरी फॉर्म लगाएंगे गोट। तो आइए इसका अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं। यू हैव गोट रिजेक्टेड। यू हैव गोट रिजेक्टेड। तो यहाँ रिजेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई। गलती से भी यहाँ पर रिजेक्ट मत लगाना, नहीं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो अभी यही यहाँ यू कैसे आया और हैव कैसे लगाया गया, तो अभी आपको यहाँ पर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर यू कैसे लगाया और हैव कैसे लगाया। ये मैं आपको आगे वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपकी अच्छे से समझ आ जाए। अब एक और वाक्य लेते हैं। जैसे मैं बोर हो रहा हूँ। जैसे मैं बोर हो रहा हूँ, इस वाक्य के बीच में भी हो शब्द आया है। ध्यान से देखिए कि इस वाक्य में भी हो शब्द आया है, तो गेट लगा सकते हैं। हाँ, तो इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी सूत्र यह है तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको यह सीखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट एम और यह सूत्र कैसे आया। यह मैं आपको आगे और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो आइए वाक्य लेते हैं। मैं बोर हो रहा हूँ।
और इस वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फोर फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो शब्द आया है तो इसके वर्ब की चौथी फॉर्म होगी गेट प्लस आईएनजी गेटिंग। तो इसमें गेट के साथ आईएनजी लगाकर गेटिंग आएगा। तो आइए वाक्य बनाते हैं। आई एम गेटिंग बोर। तो यह बोर भी एक वर्ब है तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बोर, यानी बोर में ईडी लग जाएगा। तो आप गलती से बोर मत लगाना, नहीं तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। आइए एक और वाक्य लेते हैं। टू गेट। टू गेट का मतलब होता है होना, क्योंकि इसमें हो शब्द के साथ ना लगा है तो यह टू गेट यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो इसको टू गेट कहा जाता है। होना एक वाक्य लेते हैं, जैसे मुझे सेलेक्ट होना है। मुझे सेलेक्ट होना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हो प्लस ना, होना। तो इसमें हो शब्द के साथ ना लगा है तो इसमें टू गेट लगाएंगे। अंग्रेजी वाक्य में इस वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये सूत्र कैसे लगाया गया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो अब वाक्य बनाते हैं। आई हैव टू गेट सेलेक्टेड। सेलेक्ट भी एक वर्ब है तो इसमें सेलेक्ट की थर्ड फॉर्म होगी सेलेक्टेड। तो गलती से भी यहाँ सेलेक्ट मत लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सेलेक्ट की तीसरी फॉर्म होती है सेलेक्टेड। तो ये था गेट का तीसरा नियम। अगर गेट गोट या गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जो तो अब आइए देखते हैं गेट का चौथा नियम। जो कोई शब्द आता है, अगर गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद कोई शब्द आता है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जो वर्ब नहीं है तो अब आइए देखते हैं कि गेट का चौथा नियम। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट गोट गोट गेटिंग या टू के गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद या कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है तो उस शब्द को वैसा का वैसा ही लगा दिया जाता है। तो जैसा है वैसे ही लगा दिया जाता है। यानी अगर गेट गोट गोट गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये ही गेट का तीसरा नियम। अगर गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है तो उसमें वैसे का वैसा शब्द लगाया जाएगा। तो ये है गेट का चौथा नियम। तो आइए अब देखते हैं कि गेट का चौथा नियम और बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक वाक्य लेते हैं कि तुम रोज लेट हो जाते हैं। एक वाक्य लेते हैं कि तुम रोज लेट हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, इस वाक्य के बीच में हो शब्द आया है तो गेट तो जरूर लगेगा। अंग्रेजी वाक्य में इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म। तुम रोज लेट हो जाते हो तो ध्यान से देखिए, इसमें जो लेट शब्द है ये कोई वर्ब नहीं है। तो गेट का चौथा नियम क्या कहता है? गेट का चौथा नियम यह कहता है कि गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो कोई शब्द वर्ब नहीं है तो वैसे का वैसा शब्द आएगा। तो वाक्य बनाते हैं यू गेट लेट डेली। अगर यहाँ पर गेट की कोई वर्ब होती तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। एक और वाक्य बनाते लेते हैं कि वह आज खुश हो गया।
कि वह आज खुश हो गया। तो इस वाक्य में भी हो शब्द आया है, तो इसका अंग्रेजी वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह आज खुश हो गया है, तो इसका हिंदी अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे। इसका अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे ही गोट हैप्पी टुडे। ही गोट हैप्पी टुडे। वर्ब की सेकंड फॉर्म वी टू यानी इसको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी गोट। तो यहाँ पर खुश का अंग्रेजी में हैप्पी कहते हैं और हैप्पी कोई वर्ब नहीं है। आइए एक और वाक्य लेते हैं कि तुम ठीक हो चुके हैं। कि तुम ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर हो शब्द भी आया है। इस तो अंग्रेजी वाक्य में सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सूत्र यहाँ पर कैसे लगाया गया है। ये मैं आपको आगे बिल्कुल आसान तरीके से वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इस वाक्य और नियम पर ध्यान दीजिए कि इस सूत्र के अनुसार किस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य है तुम ठीक हो चुके हो। तो सूत्र है इसका फॉर्मूला है इसका अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में इसका वाक्य बनेगा यू हैव गोट वेल। ठीक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वेल। तो ये भी कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह उदास हो रहा है। कि वह उदास हो रहा है। तो हो शब्द आया है तो गेट तो जरूर लगेगा। तो अंग्रेजी वाक्य में इसका सूत्र लेते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही इज गेटिंग अपसेट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की चौथी फॉर्म तो ये शब्द है उदास। तो ये शब्द है जो उदास, ये भी कोई वर्ब नहीं है। उदास की अंग्रेजी होती है अपसेट। एक और वाक्य लेते हैं जैसे वह मोटा हो रहा है। जैसे वह मोटा हो रहा है तो सब्जेक्ट इसका अंग्रेजी वाक्य में सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज गेटिंग फैट। अंग्रेजी वाक्य में मीनिंग है इसका ही इज गेटिंग फैट। ये भी कोई फैट मोटा यानी ये भी कोई वर्ब नहीं है। एक और वाक्य लेते हैं टू गेट। टू गेट का हिंदी में मीनिंग होना में ना आया तो टू लगेगा। अंग्रेजी वाक्य में सूत्र लेते हैं मुझे पतला होना है। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की पांचवी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंग्रेजी वाक्य में बनेगा आई हैव टू गेट स्लिम। यानी पतला का अंग्रेजी में कहते हैं स्लिम। तो पतला भी कोई वर्ब नहीं है। तो यह था आपका गेट का चौथा नियम कि अगर गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आए जो वर्ब नहीं है तो वैसा का वैसा शब्द ही लगेगा। तो ये गेट का चौथा नियम। अगर गेट गोट गोट गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब है तो उसकी तीसरी फॉर्म लगा देंगे। तो ये होगा गेट के चारों नियम। ठीक है, तो इसकी तीसरी फॉर्म लगा देंगे तो वो गेट का तीसरा नियम होगा। तो ये गेट के चारों नियम हो गए। ठीक है, अब हम सीखेंगे वह जबरदस्त नियम। अब हम सीखेंगे वह जबरदस्त नियम जो अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को भी आसान बना देगा। जो अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को भी आसान बना देगा।
आइए शुरू करते हैं कि पिछली वीडियो में आपने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में आपने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो आपसे पिछले वीडियो में बताया था वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ये आपसे पिछली वीडियो में बताया। गो, कम, इन मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या क्या होती हैं, तो गो, कम, सीट, एट, ड्रिंक, ये और भी बहुत सारी मेन वर्ब होती हैं। तो वे मेन वर्ब के बारे में यही बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर हम मेन वर्ब की बात करें अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो छोटे वाक्यों में सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है, लेकिन जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाते हैं तो उनमें मेन वर्ब की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाएंगे वैसे ही मेन वर्ब की संख्या भी बढ़ती जाएगी। किसी में 2, किसी में 3, किसी में ज्यादा मेन वर्ब आती हैं। जैसे आइए हम एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। हम एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ यानी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में एक ही मेन वर्ब है। तो जैसे दूसरा शब्द बनाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। दूसरा शब्द बनाते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो इस हिंदी वाक्य में 2 बार वर्ब आती हैं। जैसे पहली वर्ब है बोलना और दूसरी वर्ब है चाहता। बोलना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक वर्ब है और चाहता भी एक वर्ब है। तो इस वाक्य में 2 मेन वर्ब आती हैं। अगर एक और वाक्य में मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे वाक्य बड़ा होता जाएगा तो मेन वर्ब की संख्या भी ज़्यादा होती जाएगी। अगर और बड़ा वाक्य बनाएं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूँ। तो इस वाक्य में देखिए 4 मेन वर्ब आती हैं। कितनी? 4 मेन वर्ब आती हैं। तो बोलना, सीखने, जाना, चाहता। तो जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाएंगे तो मेन वर्ब की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में हम सभी में वाक्य बनाना सीखेंगे। पहले छोटे वाक्य और फिर बड़े वाक्य। शुरुआत हम छोटे वाक्य से करेंगे और फिर बड़े बड़े वाक्य। तो अब छोटे वाक्य से ही शुरू करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है, अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है तो उसे अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाया जाता है। तो उसे अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाया जाता है। देखिए, अगर हम कहें कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो इस हिंदी वाक्य में एक ही मेन वर्ब है। तो आइए इसे अंग्रेजी वाक्य में सूत्र लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ, आप उसको एक कॉपी पेन में जरूर भी रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोट करना जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में बहुत काम आए। तो इस हिंदी वाक्य में एक ही मेन वर्ब आती है। तो इस हिंदी वाक्य में
एक ही मेन वर्ब आती हैं। तो आइए अंग्रेजी वाक्य में सूत्र लेते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाक्य बनाते हैं आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे? इस समस्या के समाधान के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा नियम और वाक्य को आसान बनाना सिखा दूंगा इस नियम से। एक से ज्यादा मेन वर्ब का नियम। तो आइए देखते हैं एक से ज्यादा मेन वर्ब का नियम। अगर अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब आ जाए तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य के सबसे अंत में आई है वही असली मेन वर्ब होगी, जिसे हम अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाएंगे और बाकी बची सभी मेन वर्ब को इस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो अंग्रेजी वाक्य में सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाक्य बनाइए आई स्पीक इंग्लिश। क्या? आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर एक और वाक्य ले मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो बोलना और चाहता तो एक से ज्यादा मेन वर्ब आ जाए तो इसमें जो आखिरी में क्रिया है चाहता तो यह मेन वर्ब के वाक्य में अंत में आई है। तो हिंदी वाक्य के सूत्र में अंत में आई है, आखिरी में आई है और तो इसी को हम असली मेन वर्ब कहते हैं। इसी को हम मेन वर्ब असली मेन वर्ब कहेंगे और बाकी जो बोलना है, बोलना जो क्रिया है वो बची हुई क्रिया है उसको हम बोलना जो क्रिया है बची हुई उसको हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, यानी वह क्रिया बची हुई ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ तो असली मेन वर्ब तो है इसकी चाहता, लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। बोलना को बोलना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जानते देखिए। बोलने को अंत में ना लगा है तो स्पीक ये कहाँ पर आता है? ऑब्जेक्ट में। टू स्पीक तो ये कहाँ पर आता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अब आइए अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब आए तो यह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य के सबसे अंत में आती हैं तो वही वाक्य की असली मेन वर्ब होएगी, जिसे हम मेन वर्ब V1 के जगह लगाएंगे और बाकी बची हुई वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के जगह लगाएंगे। आइए एक और वाक्य लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 3 वर्ब आती हैं। 3 मेन वर्ब आती हैं तो बोलना, सीखना और चाहता। अगर एक से ज्यादा मेन वर्ब आ जाए तो भी असली मेन वर्ब वाक्य के अंत में चाहता ही होगी और बाकी जो बची हुई मेन वर्ब होगी वो भी वो आ जाएगी ऑब्जेक्ट में। वो मेन वर्ब कहाँ जाएगी? ऑब्जेक्ट में। तो आइए वाक्य बनाते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ तो अंग्रेजी में इसका सूत्र लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर बोलना में ना, टू स्पीक सीखने में ना, तो टू लर्न यहाँ असली मेन वर्ब चाहता होगी और बाकी बची हुई ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। चलिए एक और वाक्य बनाते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना जाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना जाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि इस हिंदी वाक्य में 4 बार से अधिक वर्ब आई है। इस हिंदी वाक्य में 4 बार से अधिक वर्ब आई हैं। तो लेकिन असली मेन वर्ब वाक्य के अंत में ही होगी जो है चाहता। चाहता ही असली मेन वर्ब
होएगी और बाकी बचे हुए जो वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, जिससे अंग्रेजी वाक्य का सूत्र के अनुसार वाक्य बनाते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना जाना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना जाना चाहता हूँ, तो इस वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में इस वाक्य को बनाएंगे, आई वांट टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बोलने के अंत में ना है तो टू स्पीक, सीखने के अंत में ने है तो टू स्पीक, जाने के अंत में ना है तो टू गो। आइए एक और वाक्य लेते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेल खेल रहा है। ध्यान से देखिए कि इस हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आई है। वह क्रिकेट खेल रहा है, इस हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आई है। और अगर इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है तो अंग्रेजी वाक्य में सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र के अनुसार हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कॉपी में नोट करना, क्योंकि इन सूत्रों को हमें बाद में बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस अंग्रेजी इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्या होगा, ही, और खेल रहा है, इसमें मेन वर्ब सिर्फ एक ही है, तो इसका होगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर आप ये कहें कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो इस वाक्य में दो मेन वर्ब हो गई है, एक खेलने और एक जा रहा है। असली मेन वर्ब होगी वाक्य के अंत वाली, तो जा रहा को वर्ब वन के स्थान पर और बाकी बची हुई को ऑब्जेक्ट में आएगी। तो सूत्र के अनुसार वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आईएनजी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। तो गोइंग और खेलने के अंत में ने आया है, तो टू प्ले लगाएंगे। दोस्तों, अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आईएनजी कैसे लगाया, मतलब ये वाक्य ये सूत्र कैसे लगाए गए हैं, क्योंकि ये वाक्य मैं आपको आगे यानी सेंटेंस की जो वीडियो होगी उनमें आराम से समझाऊंगा और धीरे-धीरे समझाऊंगा, ताकि बिल्कुल आपको आसानी तरीके से समझ आ जाए। अभी सिर्फ मैं इतना ही समझा रहा हूँ कि जो नियम हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो नियमों पर सिर्फ ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें आपको 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर बेसिक का थोड़ा-सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको सारे सूत्र का मीनिंग समझ आ जाएगा और अच्छे से समझ आएगा। और उसको आपको कम से कम मैं 110 वीडियो में कम से कम 110 वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, और ऐसे बताऊँगा जिससे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, कोई डाउट ना आएगा और दिमाग में आपके ऑटोमैटिक इंग्लिश आ जाएगी। आपको बार-बार सिर्फ छोटी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी आखिरी में। अभी सिर्फ 110 वीडियो देखनी है, जो मैं आपको डेली 2 या 3 दिन में 1 वीडियो देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उस चैनल पर आपको हर 2 या 3 दिन में 1 वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। और जैसे-जैसे आप पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक, यानी मेरी 110वीं वीडियो तक देखोगे, तो आपकी इतनी इंग्लिश सिखा दूँगा कि जिसमें आप सिर्फ बोलना, लिखना, कोई राइटिंग, ऑफ़िस के काम में एप्लीकेशनें लिखनी होती हैं, और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दूँगा। आगे जो वोकैब्युलरी होती है, एंटोनिम, सिनोनिम होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एडवांस इंग्लिश में बताऊँगा, जो वो सिर्फ 110 वीडियो के बाद बताऊँगा, क्योंकि वो चीज़ आपको एकदम से समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक इंग्लिश नहीं पता है, तो वो चीज़ एकदम से नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको
मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश बताऊँगा और अच्छे तरह से इंग्लिश सिखाऊँगा और मैं सिर्फ़ आने वाले समय में इंग्लिश नहीं बल्कि बहुत अच्छी नॉलेज भी दूँगा, जहाँ पर एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और या फिर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जैसे एसएससी, जेईई और एसडीओ वैकेंसी के लिए इलेक्ट्रिकल की एसडीओ वैकेंसी के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी मैंने एक अलग से चैनल बनाऊँगा, जिसमें आपको अच्छे से बताऊँगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करूँगा और कंप्यूटर में भी अच्छे से कंप्यूटर में भी आपको ए टू जेड सारे टॉपिक क्लियर कराऊँगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट में भी जैसे बेसिक से लेकर और एडवांस तक आपको कंप्यूटर में भी अलग से चैनल बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आगे देखते हैं, एक और वाक्य लेते हैं कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। वह क्रिकेट खेलने सीखने जा रहा है। तो यहाँ पर 3 मेन वर्ब हो गई हैं। असली मेन वर्ब क्या होगी? असली मेन वर्ब होगी जा रहा है और बाकी बची हुई मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट में आएगी तो अंग्रेजी फॉर्मूला के अनुसार वाक्य बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू लर्न टू प्ले क्रिकेट। ही इज गोइंग टू लर्न टू प्ले क्रिकेट। इसमें खेलने के अंत में ना लगा है तो सीखने के अंत में ना लगा है तो टू प्ले और टू लर्न लगा जाएगा। आसान हो गया। तो अभी आपने देखा है कि इतने छोटे नियम से इतने बड़े वाक्यों को बनाने में आसानी हो गई है। इतने छोटे नियम से इतने बड़े वाक्य बनाने में आपको आसानी हो गई है। तो ये थे आपके गेट के चारों नियम कि गेट के चारों नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए या वैसे ही रखे तो ये शब्द पहचाने। इनके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको ये 4 या 5 या 2 या 3 जैसे भी मेरे पास टाइम हो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और इतने अगली वीडियो आने तक आप इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे वीडियो में आपको आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिले और सबसे पहले जहाँ तक मैंने ये करा दिया वहाँ तक प्रैक्टिस ज़रूर करें और वीडियो को चाहे एक बार समझ ना आए 2 बार देखें, 2 बार समझ ना आए 3 बार देखें। अगर फिर भी नहीं समझाए तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो में क्या किस टॉपिक में क्या डाउट है, तो वो ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो मैं दोस्तों आपको आज आपका तीसरा दिन पूरा हो चुका है। याद रखिए कि यही कि आज आपका तीसरा दिन पूरा हो चुका है। आज आपका तीसरा दिन पूरा हो चुका है और आने वाले कल जो चौथा दिन होगा और उसके बाद 5वाँ उसके बाद छठा 7वाँ। 7वें दिन तक 1 से लेकर 7वें दिन तक मैं आपको इतनी इंग्लिश सिखा दूँगा कि जिसने आपको कभी सोचा भी नहीं होगा। कि जिसमें आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी इंग्लिश कभी आपने कहीं सीखने को मिलेगी भी नहीं। क्योंकि मैंने भी भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पैसे खर्च कर चुके हूँ। क्योंकि मैं जब इंजीनियर में पढ़ता था, इंजीनियर के टाइम में पढ़ता था, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रट्टा मार के ग्रेजुएशन करनी पड़ी। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे ये सब करा जाए। मुझे विल का मतलब नहीं पता था। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि मैंने अपने आप को इंग्लिश सीखने में कई-कई जगह भटकना पड़ा, पैसे खर्च करना पड़ा, लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ़ आपसे पैसे नहीं लेता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ्री में ये सब नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आपका समय ना खराब होए, कहीं समय ना भटके और यहीं से आपको अच्छी इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है। तो ज़रूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यही तो मैं आपको जो नियम आपने अभी पढ़े हैं, गेट का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम और ना, ने का नियम
आपने इन सूत्रों से छोटे वाक्य बनाने में आसानी हो गई। अभी आगे वीडियो देखना कि वीडियो में इतना अच्छा तरीका से बताऊंगा कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर इंग्लिश सीखने का तरीका सही हो, अगर इंग्लिश सीखने का तरीका सही हो तो अंग्रेजी को अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से भी सीखा जा सकता है। तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से भी सीखा जा सकता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक जबरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक जबरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।